नमस्कार दोस्तों, मैं CS चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत सानिध्यम पर। आप देख रहे हैं 30 का दड़का और 30 का दड़का में आज हम हल करेंगे रीट का एक मॉडल प्रश्न पत्र जो पूरी तरह से रीट के पैटर्न पर आधारित होगा। 30 क्वेश्चन होंगे गद्यांश और श्लोक के साथ में। हम इस मॉडल प्रश्न पत्र का अभ्यास अगले आधे घंटे में करेंगे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का। सबसे पहले आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है, जैसा कि रीट के पेपर में होता है। आपको गद्यांश पर आधारित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत एक गद्यांश दिया हुआ होता है और इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होते हैं। संख्या कम ज्यादा हो सकती है, 5 प्रश्न होते हैं सामान्यतः। उनका आंसर आपको इस गद्यांश के आधार पर देना होता है। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए। देखिए मित्रों, सांप्रतम न केवलम भारते अपितु समस्ते अपि विश्वे जनसंख्या वृद्धि प्रकोपः प्रसरति। सांप्रतम का तात्पर्य होता है अब। न केवलम भारते, न केवल भारत में, अपितु अव्यय मित्रों, न और अपितु दोनों ही अव्यय हैं। समस्ते अपि विश्वे संपूर्ण संसार में, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का प्रकोप प्रसरति फैल रहा है। बहुत कठिन संस्कृत नहीं होती, आप आराम से अनुवाद कर सकते हैं। अस्माकम देशे प्रतिवर्षम जनसंख्या विस्फोट रूपेण परिवर्धते। अस्माकम देशे, हमारे देश में, प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष, जनसंख्या विस्फोट रूपेण, किसके रूप में? विस्फोट के रूप में, परिवर्धते बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धिस्तु, जनसंख्या वृद्धि तो तीव्र गत्या भवति, तीव्र गति से हो रही है। परंतु तद अनुरूपम, लेकिन उसके अनुरूप, किसके अनुरूप? ये ध्यान रखना है, जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप। खाद्य सामग्री वृद्धि नास्ति, खाद्य सामग्री में वृद्धि नहीं हो रही है। अन्नाभावे, अन्न के अभाव में, भारतीय नाम संतति, भारतीयों की संतान जनसंख्या, दुर्बला अति दुर्बलताम सूचयति, बहुत कमजोर हो रही है और देश की दुर्बलता को प्रदर्शित कर रही है। जनसंख्या वृद्धि प्रभाव वो अयम दृश्यते, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव यह दिखाई देता है। यद अस्माकम, कि हमारी स्वार्थ लिप्सा प्रवर्धते, बढ़ रही है, यानी हमारी स्वार्थ की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। जीवन स्तर से अवनति संजाता, तथा जीवन स्तर में अवनति हो रही है। जीवन स्तर में क्या हो रही है? अवनति हो रही है। अतः सर्वेषां भारतीयानां कल्याणार्थम, अतः सभी भारतीयों के कल्याण के लिए, सामाजिक विकासाय, सामाजिक विकास के लिए, परिवारस्य सुख संवर्धनार्थम च, और परिवार की सुख समृद्धि के लिए, परिवार नियोजनस्य, परिवार नियोजन की महती आवश्यकता वर्तते, बहुत अधिक आवश्यकता है। यह गद्यांश था। इसी तरीके से अगर आप, जैसा आपसे हो पाता है, अनुवाद करने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से सभी प्रश्नों के आंसर जो हैं आराम से दे पाएंगे। सामान्यतः गद्यांश दिया जाता है, लेकिन प्रश्न जो होते हैं वो व्याकरण से संबंधित ही होते हैं। कुछ कीवर्ड हैं जिनको मैंने मार्क किया है। न अव्यय होता है, अपितु अव्यय होता है। समस्ते अपि, अगर आपने पढ़ा है तो यहां पर संधि हो रही है मित्रों। कौन सी संधि हो रही है? समस्ते प्लस अपि, और आपको याद होना चाहिए पूर्व रूप संधि हो रही है। इसी तरीके से परिवर्धते, यहां पर अगला, यहां आप देखेंगे तो उपसर्ग है परि, और अगर आपसे मूल धातु पूछी जाती है तो वो है वृद्ध। वृद्धिस्तु, ध्यान दीजिए, संधि का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाता है तो विच्छेद क्या होगा? वृद्धि प्लस तु, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तद अनुरूपम, ऐसे शब्द हमें परेशान कर जाते हैं, ध्यान रखना। तद अनुरूपम, आप इसका विच्छेद करिए, और विच्छेद करेंगे तो मित्रों तत् प्लस अनुरूपम बनेगा, तत् प्लस अनुरूपम बनेगा। कौन सी संधि होगी? याद करो, झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, जल वर्णों को जस हो जाता है। अन्नाभावे, विच्छेद करोगे तो क्या होगा? अन्न प्लस अभावे।
और इसी पद का समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा मित्रों अन्नस्य अभावे, अन्न के अभाव में। दुर्बलता अति दुर्बलताम, दीर्घ संधि हो रही है, दुर्बला अति दुर्बलताम, पहला पद है दुर्बल और उसके बाद अति दुर्बलताम। प्रभावो अयम, विसर्ग संधि है, प्रभावः प्लस अयम। अगर आपसे ठीक से विसर्ग संधि को पढ़ा है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। यद अस्माकम, बिल्कुल उसी की तरह, तदनुरूपम की तरह। अगर आप विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा यत प्लस अस्माकम, और संधि कौन सी हो जाएगी मित्रों, जशत्व। महती आवश्यकता, संजाता, दृश्यते, दृश्यते क्यों अंडरलाइन है, क्योंकि ये कर्मवाच्य की क्रिया है। किसकी क्रिया है, कर्मवाच्य की क्रिया है। संजाता, संजाता पद को आप देखेंगे तो यहां पर सम उपसर्ग है, जन धातु है और तो प्रत्यय है। सम उपसर्ग जन धातु के साथ में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय है। महती आवश्यकता, महती यानी बहुत अधिक, जो महत शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है क्या है, आवश्यकता है। तो आवश्यकता जो पद है वो तो हो जाएगा विशेष्य, और महती पद क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, सिर्फ गद्यांश को आधार बना दिया जाता है। तो मित्रों आइए इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का समाधान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है आपका, समीचीनम विकल्पम नास्ति, निम्न में से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। संधि के उदाहरण दे रखे हैं 4 और उनके सामने उस संधि का नाम दिया हुआ है। यहां संधि पद है और सामने कौन सी संधि है वो नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सी संधि जो है वो सही नहीं है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप क्या करें, विच्छेद कर लो। विच्छेद करोगे आपको पता लग जाएगा कौन सी संधि हो रही है। समस्ते अपि, आप विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा समस्ते प्लस अपि। एंग पदांतादति, अगर आपको याद है पदांत ए के बाद में ए आता है तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, और पूर्व रूप एकादेश होता है तो इसका मतलब ये संधि मित्रों सही है, ध्यान रखना। अन्ना भावे, अगर विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, अन्न प्लस अभावे, अन्न प्लस अभावे, दीर्घ संधि हो रही है, ये विकल्प भी सही है। प्रभावो अयम, विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रभावः प्लस अयम। विसर्ग के साथ में कौन सी संधि हो रही है, विसर्ग संधि हो रही है। तीनों विकल्प सही है। आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो मित्रों यहां देखिए यद अस्माकम, अगर हम इस यद अस्माकम पद का विच्छेद करते हैं तो ये होगा यत प्लस अस्माकम, और यत प्लस अस्माकम में जो प्रथम वर्ण को तृतीय हुआ है वो जस के कारण हुआ है, अतः यहां जो संधि है वो कौन सी है, जस तो है, जबकि आपके सामने यहां संधि कौन सी दे रखी है, शुत्व दे रखी है। इसका मतलब ये विकल्प ठीक नहीं है। एक एक पद का विच्छेद करके देख लीजिए, गलती नहीं होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गद्यांशे अस्मिन् महती इसी विशेषणस्य विशेष पदम अस्ति, गद्यांश में महती पद आया हुआ है जो क्या है, विशेषण है। इस पद का विशेष पद कौन सा है, ऐसे प्रश्न के लिए आपको गद्यांश पर जाना पड़ता है। तो बताइए महती पद का विशेषण कौन है, जनसंख्या है, आवश्यकता है, संतति है, या फिर खाद्य सामग्री है। अगर आपने अंतिम पंक्ति को ध्यान से पढ़ा है तो मित्रों देखिए यहां पर आया हुआ है परिवार नियोजनस्य महती आवश्यकता वर्तते, परिवार नियोजन की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो ये बहुत अधिक जो है किसका विशेषण हो गया, आवश्यकता का विशेषण है, अर्थात आवश्यकता विशेष्य है और महती विशेषण है। तो आगे हमारा यही तो प्रश्न है कि महती पद किसका विशेषण है, तो महती पद मित्रों किसका विशेषण है, आवश्यकता का विशेषण है। तो आपसे पूछा गया महती विशेषण का विशेष्य कौन है, तो आवश्यकता हो जाएगा। विशेष्य आवश्यकता है और विशेषण महती पद है। समीचीनम नास्ति, पद दिया हुआ है और उस पद की मूल धातु दी हुई है, संजाता जन धातु, परिवर्धते वृद्ध धातु, वर्तते वृत धातु, या फिर सभी समीचीन हैं। संजाता मैंने आपको विच्छेद करके बताया था अभी अभी गद्यांश के समय
कि सम उपसर्ग है, जन धातु है और तो प्रत्यय है। परिवर्धते परि उपसर्ग है, वृद्ध धातु है और वृत्त वर्तते में वृत्त धातु होती है। यानी तीनों ही विकल्प जो हैं वो सही है। वर्तते वृत्त धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। कौन सा? लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन रूप बनता है। परिवर्धते भी लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप बनता है। तीनों की धातुएं सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सर्वे समीचीनः सन्ति। अन्नाभावे इत्यत्र समासो वर्तते। अगर आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ा था तो मैंने उसी समय इसका समाधान बता दिया है। अन्नाभावे यहां कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है, पंचमी तत्पुरुष है या फिर चतुर्थी तत्पुरुष है? तो आपने विच्छेद किया था क्या? बिल्कुल, मैंने आपको उसका विच्छेद बताया था। अन्नस्य अभावे, अन्न के अभाव में। और जब पूर्व पद में षष्ठी का प्रयोग हो रहा है तो कौन सा तत्पुरुष समास रहेगा? षष्ठी तत्पुरुष समास रहेगा। कौन सा तत्पुरुष रहेगा? षष्ठी तत्पुरुष समास रहेगा। प्रसरति इति क्रियापदस्य लंग लकार रूपम अस्ति। प्रसरति क्रियापद का लंग लकार रूप है। लंग लकार का मतलब समझ गए ना भैया? लंग लकार का मतलब हुआ भूतकाल का रूप है। बहुत शानदार प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। जल्दी से बताओ, प्रसरति क्रियापद का भूतकाल रूप क्या होगा? प्रासरत यानी ए होगा, अप्रासरत ब होगा, प्रासरति स होगा या अप्रासरत द होगा? कौन सा विकल्प इन दोनों में से सही है? जल्दी से बताइए, आपको आंसर देना है। अगर आपने भूतकाल की क्रिया बनाना सीखा है तो आप इसका आंसर निश्चित रूप से दे पाएंगे। आइए मित्रों समझते हैं। हमने पढ़ा है कि जब भी हम लंग लकार की क्रिया बनाएंगे, किसकी? लंग लकार की क्रिया बनाएंगे, तो मित्रों जो हमारी मूल धातु होती है उसके ठीक पहले अ का प्रयोग होता है। जैसे अगर आपकी धातु है पठ, तो लंग लकार का रूप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अ जोड़ना पड़ेगा। तो आपके फिर रूप अपठ से बनेंगे। फिर ये क्या बन जाएगा? यहां पर अपठ बन जाता है। चल है तो चल धातु के पहले अ जोड़ेंगे और लंग लकार के रूप बनाने के लिए फिर अचल हो जाएगा। इस तरीके से बनेंगे। तो अब बताइए इनमें से कौन सा सही है? दो जगह ए का प्रयोग पूर्व में हुआ है, क्या ये दोनों सही हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते वो समझ लो, ये हमेशा काम आएगा आपके। मित्रों ये सामान्य परिस्थिति थी, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि धातु के पहले उपसर्ग आया हुआ है भैया और उपसर्ग के बाद में आई हुई है धातु, ठीक है, और इसका आपको बनाना है किसका रूप? लंग लकार का रूप। जैसे यही ले लीजिए, प्र उपसर्ग है और यहां पर श्री धातु है, सरति सरतः सरंती। अब उपसर्ग भी आया हुआ है, धातु भी आई हुई है और लंग लकार में हम जानते हैं कि हमें किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग करना है। तो ऐसी स्थिति में इस ए का प्रयोग मित्रों इन दोनों के बीच में यानी धातु के ठीक पहले होगा, उपसर्ग के पहले नहीं होगा। उपसर्ग के पहले नहीं होगा, यह ध्यान रखना। यही गलती आप लोगों से होती है, यही गलती आप लोगों से होती है कि साहब हमें कैसे पता चले अ का प्रयोग कहां करना है। तो अब ध्यान रख लो, ए का प्रयोग धातु के ठीक पहले होगा। तो आप बनाइए, यहां सरती का हो जाएगा सरत। अब ये देखिए प्रे में अ है और ये अ है, दोनों मिलकर के हो जाएंगे प्रा, और सरत में लंग लकार में जब रूप बनाओगे तो बनेगा प्रासरत, अतताम अन, प्रासरत रूप बनेगा और आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हो साहब हमारी समझ में नहीं आया, कैसे हुआ? दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। आपसे कहा गया कि भाई प्रति उपसर्ग के साथ में वद धातु है, यानी आपको जो रूप दिया हुआ था वो प्रतिवदती दिया हुआ था और प्रतिवदती को आपको किस में परिवर्तित करना था? लंग लकार में करना। तो आप देखिए आपके पास उपसर्ग के रूप में क्या है? प्रति है। मूल धातु के रूप में क्या है? वद है। अब आपको लंग लकार लगाना है, लंग लकार बनाना है, तो इसका मतलब इसमें किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। और ए का प्रयोग अब कहां करो?
एक तो ऑप्शन है आप उपसर्ग के पहले लगा दो और दूसरा ऑप्शन है आप धातु के ठीक पहले लगाओ। तो मित्रों इस ए का प्रयोग यहां धातु से ठीक पहले होगा, धातु से ठीक पहले। अब आप यहां देखिए कि प्रति के बाद में ए आ रहा है, इको यणची से संधि का पालन यहां भी किया था हमने, अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ किया था, ए और ए आ हुए हैं। यहां प्रति के बाद में ए आ रहा है तो इको यणची से इसको य करेंगे और इस तरीके से इसका जो रूप बनेगा लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन हो प्रत्यवदत बनेगा। कैसे बना, ई को य कर दिया, य को अ से पूर्ण हो गया, तो आपका ये वाला पार्ट बन गया प्रत्यय और वद धातु के साथ में लंग लकार में हम अत जोड़ते हैं एक वचन में, तो रूप बन गया प्रत्यवदत। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उपसर्ग युक्त धातु आती है तो ए का प्रयोग उपसर्ग और धातु के बीच में, यानी धातु से ठीक पहले होगा, उपसर्ग से पहले नहीं होगा। ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यान रख लेना। आंसर हो जाएगा प्रासरत। अब अधोदत्तम श्लोकम पठित्वा तदाधारितान प्रश्नान उत्तरत। यहां भी 5 प्रश्न ऐसे दिए हुए हैं जो इसी श्लोक पर आधारित हैं, आपको उसके आंसर देने हैं। श्लोक है उद्योगी नाम पुरुष सिंगम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयम इति का पुरुषः वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोष है। आपके लिए तो बहुत उपयोगी भैया, आप तैयारी कर रहे हो ना, तो इससे बढ़िया मोटिवेशन क्या होता है। उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपैति लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी जो होती है वो परिश्रमी व्यक्ति का ही वर्ण करती है। किसका चयन करती है, परिश्रमी पुरुष सिंगम। याद है ना किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास, उपमान उपमेय। अगर आपको विग्रह याद है तो मित्रों पुरुषः सिंह एव, पुरुष सिंह है और यहां द्वितीय का प्रयोग हुआ है तो तम हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। तो लक्ष्मी उद्योगी, उद्योग का मतलब होता है परिश्रमी। कैसा, परिश्रमी, परिश्रमी पुरुष रूपी सिंह का ही वर्ण करती है। दैवेन देयम, अब ये दैव शब्द हमें कंफ्यूज करता है। दैव मतलब देवता नहीं है, इस दैव का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है मित्रों, दैव का मतलब होता है भाग्य। दैवेन देयम, भाग्य से मिला है या मिलता है, किस्मत से मिलता है। आप लोग कहते हो ना कई बार जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा, तो मित्रों इस सूक्ति को पढ़ लेना। दैवेन देयम इति का पुरुषः वदन्ति, अरे भाग्य से मिलता है ये तो कायर पुरुष कहते हैं, का पुरुषः। अगर आपने समास प्रकरण को ठीक से पढ़ा है तो वहां पढ़ा होगा कुगति प्रादि में कुत्सिताः पुरुषः। अरे भैया जो कायर पुरुष है ना वही ऐसा कहते हैं कि जो मिलता है किस्मत से मिलता है। इसलिए दैवम यानी भाग्य को निहत्य त्याग करके कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या, आत्मशक्ति को पहचान करके पौरुष यानी परिश्रम करो। अपने पौरुष को पहचान करके, पराक्रम को पहचान करके क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। यत्ने कृते, परिश्रम करने पर, यदि न सिद्ध्यति, अगर पूर्ण नहीं होता है, परिणाम वैसा नहीं मिलता है जैसा अपेक्षित था, कोअत्र दोष है, तो भैया इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, परिश्रम है। बहुत अच्छा श्लोक है, आपके लिए वैसे भी उपयोगी है। और इसी श्लोक पर आधारित आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला श्लोक है अस्मिन् छंदो वर्तते, इस श्लोक में कौन सा छंद है। और छंद के लिए तो आपको क्या करना है, छंद के लिए आपको मेरे 2 वीडियो विशेष रूप से देखने पड़ेंगे, एक तो मात्रा ज्ञान वाला और दूसरा छंद की शॉर्ट ट्रिक वाला। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप तुरंत से छंद बता पाएंगे, पूरा प्रयास नहीं करना है। अब श्लोक में छंद बताना है तो कहां चलना पड़ेगा, श्लोक पर चलना पड़ेगा। और श्लोक पर जा रहे हो तो मित्रों छंद के लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो इसके वर्ण गिनो। सबसे पहले क्या करने चाहिए, इसके वर्ण गिन लेने चाहिए प्रत्येक चरण के। ध्यान रहे एक पूर्ण विराम जहां आता है वहां आपके 2 चरण पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक चरण के वर्ण गिनने, क्योंकि प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं। हम एक चरण के वर्णों के आधार पर छंद का अनुमान लगा लेते हैं, पता लगा सकते हैं गणों के आधार पर। वियोगनी एकमात्र छंद ऐसा है जिसमें वर्ण परिवर्तित होते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। भाई एक में गलती हो गई होगी, हो सकता है, दूसरे पे देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी है? 14 है। तो आंसर केवल वो छंद हो सकता है जिसमें वर्णों की संख्या 14 होती है। अनुष्टुप हो सकता है कि नहीं होता? अनुष्टुप में तो 8 होती है। इंद्रवज्रा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो 11 होती है। तो आपको ये देखना है कि भैया 14 वर्णों वाला छंद कौन सा है, और छंद की शॉर्ट ट्रिक का जो वीडियो मैंने डाला है उसमें आप जाओगे तो इन सवालों के जवाब आपको तुरंत से मिल जाएंगे, आपको इतना समय लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ण कितने? 14। तो पहले तो मित्रों वर्ण के आधार पर देख लो, सीधा बता देता हूं कौन सा छंद है। वसंत तिल का एकमात्र छंद है जिसमें 14 वर्ण होते हैं, दूसरा कोई छंद है ही नहीं। सीधा आंसर, वर्ण गिने और आप आगे बढ़ जाओ, वर्ण गिन करके आगे बढ़ जाओ। वसंत तिल का एकमात्र छंद है जिसमें 14 वर्ण होते हैं, क्योंकि वंशस्थंभ में 12 होते हैं, मालिनी में 15 होते हैं, और वियोगिनी में 10 और 11, यानी कि विषम चरणों में 10 और सम चरणों में 11 होते हैं। तो मित्रों इसका मतलब ये तीनों तो नहीं हो सकते जब वर्ण ही 14 हैं। हाँ, एक जैसा आ जाता, 12 वर्ण होते और 3 ऑप्शन 12 वाले होते तो हमें मात्राओं पर जाना पड़ सकता है, लेकिन यहां आपका वर्ण गिनने मात्र से काम हो जाता है। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगे, लक्षण याद कर लेना। अगले प्रश्न पे चलता हूं, 7वां प्रश्न। कुरु इत्यत्र लकारो वर्तते। बिल्कुल वो की वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुरु यहां कौन सा लकार है? लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है, या फिर विधिलिंग लकार है? तो भैया जिसको धातु रूप याद है और जिसने ये पहचान लिया कि यहां पर मूल धातु क्री है, और क्री धातु का मित्रों लोट लकार का मध्यम पुरुष का, कौन से पुरुष का? मध्यम पुरुष का एक वचन रूप जो बनता है वो क्या बनता है? कुरु बनता है। मध्यम पुरुष का एक वचन रूप क्या बनता है? कुरु बनता है। अर्थात आंसर क्या होगा? ब हो जाएगा, कुरु कुरुतम कुरुत। अगला प्रश्न, पुरुष सिंगम इत्यत्र कै समास है? श्लोक का अर्थ बताते समय इसका आंसर दे चुका हूं मैं, बताइए कौन सा समास है? पुरुष सिंगम में तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, या अव्ययभाव है? जब तक आप विग्रह नहीं करेंगे तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो मित्रों पुरुष सिंगम, पुरुषः सिंह एव, और जहां उपमान उपमेय का संबंध हो, किसका संबंध हो? उपमान उपमेय का संबंध होता है मित्रों, वहां पर कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। पुरुषः सिंह एव, पुरुष सिंह। उद्योगिनम इत्यत्र प्रत्ययो वर्तते। उद्योगिनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो है, नीप है, ल्युट है, या फिर इनी है? याद करो कौन सा है। अरे अलग कर लो, उदुपसर्ग योग शब्द, और इसके साथ में जब इनी प्रत्यय जुड़ता है तो योग का बन जाता है योगी। तो उद के साथ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? उद्योगी। और इस उद्योगी पद का द्वितीय विभक्ति का एक वचन जो रूप बनेगा वो रूप क्या बनता है? उद्योगी नम बनता है। अर्थात प्रत्यय कौन सा हो गया मित्रों? इनी है। प्रत्यय कौन सा हो गया? इनी प्रत्यय है। रोग के साथ जोड़ोगे इनी, रोगी बन जाएगा। भोग के साथ जोड़ोगे भोगी बन जाएगा। ठीक है, आगे इसके रूप आप अपराधी शब्द के साथ चला सकते हो। अपराधीन शब्द होता है अपराधी, अपराधिनो, अपराधीन है, अपराधीनम, अपराधिनो, अपराधीन है। तो इस तरीके से ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और प्रत्यय कौन सा है मित्रों? इनी है। 10वां प्रश्न, दैवम इति पदस्य पर्याय पदम अस्ति। दैव पद का पर्याय पद कौन सा है? श्लोक का अर्थ बताते समय इसका अर्थ बता चुका हूं मैं। दैव का पर्यायवाची कौन सा होगा? देवता होगा, देव होगा, भाग्य होगा, या विष्णु होगा? कौन सा होगा? दैवेन देयम इति का पुरुषा वदंती, श्लोक में पढ़ा था ना। दैवेन देयम, दैव ने दिया है, दैव मतलब भाग्य,
या किस्मत ने दिया है, तो आंसर हो जाएगा भाग्य। देव होता, अगर यहीं एक मात्रा होती देव, तब तो ये देव हो सकता था, लेकिन दैव का मतलब होता है जब आई की मात्रा लगी हुई हो तो ये भाग्य होगा। और इसका मतलब है जो भाग्य पर भरोसा करता है या भाग्य के भरोसे बैठता है वो कभी सफलता प्राप्त नहीं करता। ये थे श्लोक पर आधारित 5 प्रश्न। अब व्याकरण से संबंधित कुछ और प्रश्न। अधोदत्तेषु अघोष अल्प प्राणः वर्तते, यानी ऐसा कौन सा वर्ण है जो अघोष भी है और अल्प प्राण भी है? ख, फ, ज और त। वर्ण प्रकरण में खूब अभ्यास कराया है मैंने इसका, और आंसर देखते ही आ जाना चाहिए, आंसर देखते ही आ जाना चाहिए। अरे भैया, जिसको ये याद है कि अघोष कौन से होते हैं, जिसको ये याद है अल्प प्राण कौन से होते हैं, वो तो आंसर दे देंगे। और जिनको यही नहीं पता कि अघोष अल्प प्राण होते कौन कौन से हैं या नाम ही याद नहीं होते, तो एक वीडियो देख लेना। केवल बाह्य प्रयत्नों पर लेकर आऊंगा जहां आप तुरंत से पहचान पाओगे कि कौन सा प्रयत्न है। अघोष, अघोष का मतलब होता है वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इसके साथ साथ में होते हैं मित्रों तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य श। तो यहां देखिए पहला दूसरा वर्ण, हमें अघोष चाहिए, ज तीसरा वर्ण है, नहीं होगा, लेकिन बाकी तो पहले दूसरे ही हैं। अल्प प्राण का मतलब होता है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, इसके साथ साथ में य, व, र और ल। अब आप देखिए यहां पर, यहां फ दूसरा वर्ण है, दूसरा अल्प प्राण नहीं हो सकता। ख दूसरा वर्ण है, अल्प प्राण नहीं हो सकता, महाप्राण हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या बच गया? द। तय वर्ण ऐसा है जो अघोष भी है और अल्प प्राण भी। देख लो, पहला वर्ण अघोष में भी आ रहा है, पहला वर्ण अल्प प्राण में भी आ रहा है। ऐसा कोई प्रश्न आता है ना, तो आपको सिर्फ एक काम कर लेना है, तुरंत से जैसे मैंने लिखा ना, ये लिख लेना। ये लिखते ही आप क्या करोगे, आप सीधे हटाते चले जाओ। तीसरा वर्ण आगे हट गया क्योंकि अघोष नहीं हो सकता। इसके बाद में यहां पर आ जाओ, चौथा पांचवा, वो पांचवा आ जाता है तो ये अघोष नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप, अब यहां दूसरा देखिए, दूसरा अघोष तो है लेकिन अल्प प्राण नहीं हो सकता। तो आप इस तरीके से इनको हटाइए, तब आंसर मिलेगा। और आप केवल सोचते रहेंगे बैठे बैठे तो फिर टाइम खराब करेंगे। टाइम खराब नहीं करना है, आपको याद तुरंत से आ जाना चाहिए कौन सा वर्ण कौन सा होता है। चलिए 12वां, यह वर्ण का उच्चारण स्थान है। जल्दी से बताओ, इससे सरल प्रश्न हो सकता है क्या? ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो फिर टॉप करोगे आप। यह वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है या नासिका होता है? इचु यशानाम तालु, याद है ना? इचु यशानाम तालु। ई, चवर्ग, य और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। नहीं, यह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? तालु। तुम मेरे भाई हो, संस्कृत अनुवाद करो। शानदार वाक्य है, बहुत, जो पढ़ता है वही करता है, अनुमान से तो नहीं होने वाला। तुम मेरे भाई हो, त्वम मया भ्राता अस्ति, त्वम मम भ्राता अस्ति, त्वम मम भ्राता असि और त्वम माम भ्राता अस्ति। कौन सा वाक्य सही है? ऐसा मत करना कि ये सोच लो सब सारे ही ठीक हैं, जो लगा दोगे वो ठीक है। जल्दी से बताओ कौन सा वाक्य ठीक है। अनुवाद करो, ऑप्शंस में मत जाओ। अगर ऑप्शन पे जाओगे तो फिर कंफ्यूज ही रहोगे, अनुवाद करोगे तो गलती नहीं होगी। तुम, त्वम, मेरा भाई, यानी मेरा शब्द संबंध बता रहा है किसके साथ में? भाई के साथ में। भाई के साथ संबंध बता रहा है तो संबंध के लिए तो हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं। और अस्मद शब्द, कौन सा शब्द मित्रों? अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन मम बनता है। तो देखो, मया गया और माम, दो ऑप्शन आपके जा चुके हैं। भाई भ्राता ही रहेगा। अब बात आती है जो सबसे ज्यादा परेशान करेगी, वो क्रिया। और क्रिया के लिए हमारे पास में देखो दो ऑप्शन तो हट ही चुके हैं। इन दो ऑप्शन में दोनों समान है, एक जगह अस्थि का प्रयोग होता है और दूसरी जगह असी का प्रयोग हुआ है। कौन सा सही होगा? अस्थि या असी? अनुमान मत लगाना, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जब त्वम आ रहा है तो बार बार बता चुका हूं मैं इन चीजों को, त्वम, युवाम और यूयम, इन सभी के साथ में भैया मध्यम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है। और मध्यम पुरुष की क्रिया कहां प्रयुक्त हो रही है? असी, यानी स ऑप्शन जो है वो सही है। त्वम मम भ्राता असी। अब आप क्या करोगे? अगर आपने भ्राता के अनुसार क्रिया लगा दी तो अस्थि कर जाओगे,
और त्वम के अनुसार लगाई तो असी करोगे। ध्यान रखना, त्वम जब वाक्य में है तो वहां क्रिया मध्यम पुरुष की ही आएगी, वहां क्रिया मध्यम पुरुष की ही होगी। ठीक है, देखने में सरल लगते हैं ऐसे वाक्य, लेकिन परेशान कर देते हैं। अधोदत्तेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भवान नित्यम रामायणम पठे, भवान नित्यम रामायणम पठेयु, भवान नित्यम रामायणम पठेत और भवान नित्यम रामायणम पठेत। भाई तीन शब्द हैं, उनमें तो परिवर्तन है ही नहीं, केवल और केवल ध्यान देना है किस पर? क्रिया पर। जिसने क्रिया लगाना सीख लिया उसने इसका आंसर देना भी सीख लिया मानो। तो बताओ क्रिया, बताओ जल्दी से कौन सी होगी? कर्ता कौन है? कर्ता है भैया भगवान। अब हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि त्वम, युवाम और यूयम, ये बार बार इसलिए बताता हूं कि इससे आपको ध्यान रहे मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। अहम, आवाम और वयम, इनके साथ में भैया उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। तो यहां ना तो अहम आवाम वयम है, ना त्वम युवाम यूयम है, जो रह गए उनके साथ केवल प्रथम पुरुष की क्रिया आती है। और भवान शब्द जो है ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, यानी हमारा कर्ता कैसा है? एक वचन है। और हमारा कर्ता जब एक वचन है तो हमारी क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। तो अब आप देखो कि सब ये दोनों तो एक जैसे हैं, इनमें अंतर क्या? इनमें बहुत बड़ा अंतर है। ये पठेत जो बनता है ये बनता है मित्रों मध्यम पुरुष का एक वचन, सॉरी प्रथम पुरुष का, इसको ठीक कर लेना भैया, प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है। और ये पठेत जो बनता है वो मध्यम पुरुष का बहुवचन बनता है। हलंत का ही अंतर है आप लोगों के लिए, तो हलंत है, लेकिन हट गया तो प्रथम पुरुष की क्रिया मध्यम पुरुष के बहुवचन में पहुंच जाएगी। ऐसी गलती नहीं कर लेनी है। तो ध्यान रखना, भगवान शब्द हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि भगवान यानी आप, और कई बार तुमको भी आप ही मान लेते हो आप लोग। तो भैया हिंदी अपनी जगह, इंग्लिश अपनी जगह और संस्कृत अपनी जगह। यहां भवत शब्द के साथ में तो प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी, मध्यम की नहीं आएगी। युष्मत शब्द यानी त्वम युवाम यूयम के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। 15वां सूक्ति, जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा, रिक्त स्थान को पूरा करके सूक्ति को पूरा कीजिए। जिसने सूक्ति पढ़ी है, मैं फिर कह रहा हूं, पिछले टेस्ट में भी कह चुका हूं, पिछले मॉडल में भी कहा है कि सूक्ति रटो मत, उनको इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार पढ़ लो। आपसे प्रश्न अर्थ करके तो आता नहीं है, आपसे अर्थ ये प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आता है। तो आप उसको पढ़ लो कि जैसे ही बाकी सूक्ति हमारे सामने आए तो वो वाला शब्द हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए। जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा, धनेन यानी मित्र और शत्रु बनते हैं किससे? धन से, ज्ञान से, व्यवहार से या फिर भाग्य से। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम कैसे बनाते हो। तुम अगर धन के बल पे बनाते हो तो धनेन करोगे, ज्ञान के बल पे बनाते हो तो ज्ञान करोगे, व्यवहार के बल पे बनाते हो तो व्यवहार करोगे, और भाग्य से तुम्हें मिल जाते हो तो फिर भाग्य कर लेना। लेकिन आंसर जो होगा वो व्यवहारेण, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। ये हमारा व्यवहार ही है जो हमारे मित्र और शत्रु बनाता है। हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो हमारे साथ वैसा बन जाएगा। अगर हम मित्रवत व्यवहार करेंगे तो लोग हमारे मित्र बनेंगे, हम शत्रुवत व्यवहार करेंगे तो लोग हमारे शत्रु बनेंगे। तो धन, ज्ञान और भाग्य से मित्र और शत्रु नहीं बनते हैं, मित्र और शत्रु आपके यानी हमारे व्यवहार से बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूक्तियों को याद रख लेना है। दुआ करो यही सूक्ति एग्जाम में आ जाए। आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी, ऐसी तो आनी है। चलिए, ये 15 प्रश्न हो चुके हैं आपके पहले पार्ट में। अब आ जाते हैं शिक्षण विधियों वाले दूसरे पार्ट पर। कविता शिक्षणे प्रारंभिक कक्षासु उत्तम विधिरस्ति, यानी कविता शिक्षण का सीधा मतलब है मेरा काव्य शिक्षण, पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण की प्रारंभिक कक्षाओं में, ये ध्यान दे लेना, प्रारंभिक कक्षाओं में श्रेष्ठ विधि है। तो अगर आप प्रारंभिक कक्षा में पढ़ के आए हो तो याद करो, प्रत्येक क्लास का पहला जो पाठ था वो श्लोक या कविताओं के रूप में ही रहा है, और श्लोक और कविताओं को गाया जाता है। इसलिए प्राथमिक स्तर की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है पद्य शिक्षण की, वो कौन सी होगी? गीत नाट्य विधि है। बच्चों से गवाओ, उन्हें आनंद आएगा। आप गाकर उनको सुनाओ, उन्हें आनंद आएगा।
हाव भाव के साथ में गाओगे तो और आनंद आने वाला है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है क्या मानी जाएगी? गीत नाट्य विधि मानी जाएगी। व्याकरणस्य पाठ योजना महत्वम दीयते, व्याकरण की पाठ योजना में महत्व दिया जाता है अनुकरण वाचन पर, आदर्श वाचन पर, अभिनय पर या अभ्यास और प्रयोग पर। द्विवचन का प्रयोग हो रहा है द्वंद्व समास में। अभ्यास और प्रयोग पर किस पर बल दिया जाता है? अनुकरण वाचन। जल्दी से आंसर दो, अ ब श द। अनुकरण वाचन। और आंसर देते समय ध्यान रखा करो, क्वेश्चन नंबर लिखो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। कई बार आगे पीछे कमेंट आते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, अभिनय, अभ्यास, प्रयोग। व्याकरण की पाठ योजना में किस पर बल दिया जाता है? अरे भैया, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन का तो व्याकरण में कोई काम ही नहीं है। अभिनय कहां दिया जाता है? नाटक में किया जाता है। तो गद्य में होंगे, नाटक में होता है। व्याकरण शिक्षण में बल दिया जाता है अभ्यास और प्रयोग पर। और आपने देखा होगा कि व्याकरण से संबंधित जितने भी प्रयास प्रश्न आए थे उनमें मैंने बार बार आपको अभ्यास कराया है और अलग अलग प्रयोग से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि व्याकरण अभ्यास से आएगा। फिर कह रहा हूं, क्लास में भी कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं कि व्याकरण पर अगर कमांड बनानी है तो रटने से नहीं होगा। आप इतनी बार अभ्यास करो कि आपको सामान्य रूप में ही समझ में आने लग जाए। 18वां प्रश्न, आदर्श वाचन का प्रयोजन होता है त्रुटि संशोधन, कंठस्थीकरणम, काठिन्य निवारणम या फिर उच्चारण शिक्षणम। तो बताओ आदर्श वाचन का मूल उद्देश्य क्या होता है? पहली बात तो ये देखो ना, आदर्श वाचन करता कौन है? कौन करता है आदर्श वाचन? छात्र करते हैं या शिक्षक करता है? मित्रों, पाठ योजना, तो मैं फिर कह रहा हूं पाठ योजना में से प्रश्न निश्चित आएगा, याद रख लेना। तो आपको ध्यान रखना है, पाठ आदर्श वाचन जो होता है शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और शिक्षक जब आदर्श वाचन करता है तो वो अपने उच्चारण को निर्दुष्ट रखता है, स्पष्ट रखता है, जिससे छात्र भी वैसा ही उच्चारण कर सकें। अनुकरण वाचन करेंगे तो वो भी तो करेंगे, तो अनुकरण वाचन ठीक वैसा ही होगा जैसा क्या था आदर्श वाचन। अगर आदर्श वाचन में शिक्षक ने किसी शब्द को गलत पढ़ा है तो संभावना है कि छात्र भी उसका गलत ही उच्चारण करेंगे। तो आदर्श वाचन का जो मूल प्रयोजन है वो है उच्चारण शिक्षण, यानी शिक्षक खुद पाठ्य वस्तु का उच्चारण करता है और वैसा कि वैसा छात्रों से करने की अपेक्षा करता है। अगर आप स्वयं अच्छा उच्चारण नहीं करोगे तो छात्र भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो आदर्श वाचन क्यों कराया जाता है? छात्रों को उच्चारण शिक्षण कराने के लिए। कुछ शब्द बड़े होते हैं, कठिन होते हैं, छात्र को पढ़ने में परेशानी होती है, तो जब शिक्षक स्वयं उनको पढ़ करके बोल करके सुनाएगा तो वो उस कठिन शब्द को भी पढ़ पाते हैं। तो आदर्श वाचन का प्रयोजन क्या है? उच्चारण शिक्षण होता है। बाकी सभी पाठ योजना के आगे के चरण हैं। रसानुभूति भवती, रसानुभूति होती है पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में या फिर रचना शिक्षण में? बताओ किस में होती है रसानुभूति? इस रसानुभूति को भैया सौंदर्यानुभूति भी कह सकते हो आप। इस रसानुभूति को क्या कह सकते हैं? सौंदर्यानुभूति भी कह सकते हैं। और रस और सौंदर्य तो वहां होगा जहां काव्य होगा, छंद होगा, अलंकार होगा। सौंदर्यानुभूति के लिए क्या चाहिए आपको? सौंदर्यानुभूति या रसानुभूति के लिए छंद चाहिए भैया, अलंकार चाहिए, गुण दोष चाहिए, रस चाहिए। और ये सभी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये सभी चीजें आपको पद्य शिक्षण में मिलेंगी। रसानुभूति कहाँ होती है? रसानुभूति पद्य शिक्षण में होती है। किस में होती है? पद्य शिक्षण में होती है। सरल प्रश्न है, सीधा जवाब मिल जाना चाहिए। केंद्र सर्वकारेण संस्कृत आयोग गठित है, केंद्र सरकार के द्वारा संस्कृत आयोग का गठन कब किया गया? बताइए। 1 अक्टूबर 1947, 1 अक्टूबर 1956, 1 अक्टूबर 1957, 1 अक्टूबर 1961। यानी एक चीज तो तय है कि हुआ तो 1 अक्टूबर को ही है। अब आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि भैया सन कौन सा है, याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है। और क्योंकि संस्कृत की बात है तो निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। संस्कृत आयोग का गठन हुआ था मित्रों 1 अक्टूबर 1956 को, और अध्यक्ष बनाए गए थे प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी। प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। पहला संस्कृत आयोग जो था वो गठित हुआ कब? 1 अक्टूबर 1956
56 को रट लेना, कभी कभी रटना भी काम आ जाता है, रट लेना, याद कर लेना, दोनों ही चीजें, अध्यक्ष को भी और संस्कृत आयोग की तिथि को भी। निरंतरता इति उद्देश्यम अस्ति, निरंतरता यह उद्देश्य है श्यामपट्ट कौशल प्रश्नानाम, प्रवाह कौशल प्रश्नानाम, प्रस्तावना प्रश्नानाम और अन्वेषण प्रधान प्रश्नानाम। कौन से प्रश्न ऐसे होते हैं, कौन से कौशल ऐसा है जिसका उद्देश्य होता है निरंतरता लाना, नैरंतर्यम, निरंतरता से तात्पर्य है मित्रों नैरंतर्यम, यानी जिससे पाठ्य वस्तु में निरंतरता लाई जाती है, वो कौन सा कौशल होता है? श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल का उद्देश्य होता है मित्रों लेखन कौशल का विकास, लेखन कौशल का विकास करना, किसका उद्देश्य है? श्यामपट्ट कौशल प्रश्नों का। प्रस्तावना प्रश्न खूब अच्छी तरीके से जानते हैं हम, प्रस्तावना प्रश्नों के द्वारा पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, यानी प्रस्तावना कौशल प्रश्नों का उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान का परीक्षण। अन्वेषण प्रधान प्रश्न, अन्वेषण प्रधान प्रश्न का उद्देश्य होता है ज्ञान दृढ़ीकरण, यानी ज्ञान को दृढ़ करना। अन्वेषण खोजपूर्ण प्रश्न जो होते हैं, पाठ का अध्ययन कराते समय उससे संबंधित जो सारगर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अन्वेषण प्रधान प्रश्न कहलाते हैं। और इनके द्वारा छात्र के ज्ञान को मजबूत किया जाता है, विषय वस्तु पर उसकी पकड़ मजबूत बनाई जाती है। इसलिए उद्देश्य क्या हो जाता है? ज्ञान का दृढ़ीकरण। हमसे पूछा था निरंतरता, निरंतरता होता है प्रवाह कौशल प्रश्नों का उद्देश्य। प्रवाह का मतलब ही निरंतरता है, प्रवाह शब्द का मतलब ही क्या है? निरंतरता है। तो प्रवाह कौशल प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है? पाठ्य वस्तु में निरंतरता लाना होता है। एक एक का उद्देश्य आपके सामने है। 22 समीचीनम शिक्षण सूत्रम नास्ति, 4 शिक्षण सूत्र दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र जो है वो ठीक नहीं है। ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, नियमात् उदाहरणम प्रति, विशेषात् सामान्यम प्रति, स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति। कौन सा शिक्षण सूत्र है जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से उचित नहीं है? अगर आप ध्यान देंगे तो सभी शिक्षण सूत्र होते हैं, अलग अलग शिक्षण विधियों के अनुसार होते हैं, लेकिन जब हम सामान्यतः शिक्षण सूत्रों की बात करते हैं तो कौन सा, यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कौन सा इनमें से उपयोगी नहीं है? ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। सबसे पहले हम छात्र के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते हैं कि उसको ज्ञात क्या है, और फिर उसको अज्ञात विषय वस्तु की तरफ ले जाते हैं जिसका हमें उसको ज्ञान कराना है। इसी तरीके से विशेषात सामान्यम प्रति, ये कहता है क्या? विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर का मतलब होता है मित्रों, हमेशा इसको ध्यान रखना, आप इसमें गलती हो जाती है। इसका मतलब है उदाहरण से नियम। उदाहरण हमेशा विशेष होते हैं और नियम हमेशा सामान्य, यानी विशेष उदाहरणों के द्वारा हम सामान्यीकरण करते हुए एक नियम का निर्माण करते हैं। तो उदाहरण से नियम की ओर। स्थूलात सूक्ष्म, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले उसका विस्तृत ध्यान देना और बाद में उसका संश्लेषण कर देना। सूक्ष्म जैसे अनेक उदाहरण दिए और फिर कहां ले आए? उसको एक सूत्र में पिरो दिया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि अगर में सागर भर दी लास्ट में जाकर के। तो ये तीनों शिक्षण सूत्र सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है। ये तीनों तो सही है। नियमात उदाहरणम प्रति, नियम से उदाहरण, ये जो है वो मनोवैज्ञानिक सूत्र नहीं है, सही होता है उदाहरण से नियम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ब। पर यहां एक चीज बता देना चाहता हूं, नियम से उदाहरण की ओर ये निगमन विधि, कौन सी विधि? निगमन विधि जो है किसकी? व्याकरण शिक्षण की निगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। व्याकरण शिक्षण की निगमन विधि का सूत्र होता है। निगमन विधि कहां चलती है? नियम से उदाहरण। लेकिन व्याकरण शिक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो आगमन सर्वश्रेष्ठ विधि है, जहां पहले उदाहरणों के द्वारा नियम का निर्माण किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह समीचीन नहीं है, सही नहीं है।
23वां प्रश्न, कै शिक्षण सिद्धांत है मानसिक विकासे तीव्रताम आददाति तीव्र गतिम अददाति। कौन सा शिक्षण है जो मानसिक विकास को तीव्र करता है? सक्रियता का सिद्धांत। कौन सा शिक्षण सिद्धांत है बताओ? सक्रियता का शिक्षण सिद्धांत, स्वाभाविकता का शिक्षण सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास और प्रयोग का सिद्धांत। कौन सा है? कौन सा सिद्धांत ऐसा होगा जिसके द्वारा आप क्या करेंगे? मानसिक विकास में तीव्रता आएगी। अरे मानसिक विकास भैया सोते हुए आदमी का तो तीव्र होना नहीं है, ठीक है। मानसिक विकास में किसकी तीव्रता आएगी, किसकी वृद्धि होगी? मानसिक विकास में उसी की वृद्धि होगी भैया जो कैसा रहेगा? सक्रिय रहेगा। क्योंकि सक्रिय हो तो आप सीख जाओगे, और अगर आप सक्रिय नहीं हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कैसी रुचि ले आओ? रुचि से होगा क्या? जब आप सो रहे हो क्लास में जाकर, पढ़ने तो जा रहे थे, संस्कृत में मेरी रुचि है, संस्कृत पढ़ूंगा भैया, वहां जाकर क्या किया? क्लास में नींद आ गई, तो फिर रुचि का क्या बना? अरे जो भी है वो कहां से आएगा? सक्रियता से आएगा। छात्र अगर सक्रिय है तो उसके सीखने का स्तर बहुत अच्छा रहता है, और अगर छात्र निष्क्रिय है तो वो शिक्षण विधि भी असफल हो जाती है। तो कौन सा शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास में तीव्रता लाता है? सक्रियता शिक्षण सिद्धांत जो है वो मानसिक विकास में तीव्रता लाता है। मौखिक परीक्षाया वेदो नास्ति, निम्न में से मौखिक परीक्षा का कौन सा भेद नहीं है? नास्ति यानी 3 वेद ऐसे हैं जो किसके हैं? मौखिक परीक्षा के। एक वेद ऐसा है जो मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। साक्षात्कार परीक्षा नहीं है, सलाका परीक्षा नहीं है, शास्त्रार्थ परीक्षा नहीं है, या वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं है। कौन सा जो है मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है? साक्षात्कार मौखिक ही होता है ना भाई। इंटरव्यू देने जाते हैं, हम नहीं गए तो सुना तो होगा, साक्षात्कार लिया जाता है, सामने बिठा करके क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, तो ये मौखिक होता है। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ भी मौखिक रूप से करवाया जाता है, किसी भी विषय को देकर के उस पर चर्चा कराई जाती है। शलाका परीक्षा ये भी मौखिक होती है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूं। शलाका परीक्षा मौखिक परीक्षा का एक प्रकार था पहले। इसमें क्या किया जाता है कि पाठ्य पुस्तक के अंदर एक शलाका, लकड़ी की कोई तीली मान लो आप, उसको डाल दिया जाता है, और उसी पेज को खोल करके उस पर से प्रश्न पूछा जाता है मौखिक रूप में। तो ये मौखिक होती है। हम सोचते हैं सलाका क्या है, तो सलाका मौखिक परीक्षा का एक प्रकार है जहां लघु काष्ठ यानी छोटे लकड़ी की जो तीली होती है, डंडी होती है, उसको पुस्तक के अंदर रख दिया जाता है, और उस पेज को खोल कर, कोई भी पेज पुस्तक में डाल दिया और उसी पेज को खोल करके उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सलाका परीक्षा कैसी है? मौखिक परीक्षा। कौन सी नहीं है? अरे वस्तुनिष्ठ परीक्षा मौखिक नहीं है भैया। वस्तुनिष्ठ कैसी है? लिखित है। वस्तुनिष्ठ कहती है लिखित है। परीक्षा के जब हम भेद करते हैं तो 3 रूपों में हमारे सामने आती हैं, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। तो मौखिक तो वो है जहां बोल करके उत्तर दिया जाए, लिखकर वो है जहां लिखित में उत्तर दिया जाए। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा तो वो होती है जहां प्रश्न पत्र सामने होता है, लिखा हुआ होता है, उसको देख करके हमें उत्तर देना होता है। तो मौखिक परीक्षा का भेद कौन सा नहीं है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा। मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। अनुवादस्य पाठ योजना श्यामपट्ट कार्यात परम सोपानम वर्तते। अनुवाद की पाठ योजना में श्यामपट्ट कार्य के बाद में कौन सा सोपान आता है? जो होशियार बच्चे होंगे ना वो तो वैसे ही आंसर दे देंगे। संशोधनम, उद्देश्य कथनम, प्रस्तुतिकरणम और प्रस्तावना। इनमें से कौन सा सोपान ऐसा है जो श्यामपट्ट कार्य के बाद आएगा? प्रश्न को ठीक से पढ़ लिया, ऑप्शन ठीक से पढ़ लिए, तो आंसर तो वैसे ही है। मैं बार बार कहता हूं पाठ योजना से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। प्रत्येक गद्य, पद्य, नाटक, उच्चारण, अनुवाद, रचना, सभी की पाठ योजना के चरणों को अच्छी तरीके से याद कर लेना। अनुवाद की पाठ योजना में श्यामपट्ट कार्य के परम यानी बाद में कौन सा सोपान होता है? तो अगर आपको सोपान याद है पाठ योजना के, तो देखो सबसे पहले प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना के बाद में उद्देश्य कथन किया जाता है, और उद्देश्य कथन करने के बाद में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी ये तो पहले आ गया, ये 2 पे आ गया, और ये 3 पर आ गया। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि शुरुआती यहीं से होती है। तो बचा क्या? संशोधन कार्य। श्यामपट्ट कार्य के बाद में जो सोपान आता है वो कौन सा आता है? संशोधन कार्य का सोपान आता है। कौन से शिक्षण में? अनुवाद
शिक्षण में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान कर लेना कि पाठ योजना में श्यामपट्ट कार्य के बाद, किसकी पाठ योजना में? अनुवाद की पाठ योजना में श्यामपट्ट कार्य के बाद में कौन सा सोपान आता है? संशोधन कार्य का सोपान श्यामपट्ट कार्य के बाद आता है। पठन कौशल से श्रेष्ठ विधि रस्ती, पठन कौशल की श्रेष्ठ विधि है कौन सी विधि है बताओ? वाक्य विधि, पद विधि, कथा विधि या वर्ण विधि? चारों में से कौन सी विधि ऐसी है जो पठन कौशल की श्रेष्ठ विधि है? वैसे आपको बता दूं, ये चारों ही विधियां जो हैं वो पठन कौशल की ही हैं। किसकी हैं? पठन कौशल की हैं। तो इनमें से पठन कौशल की, जहां पढ़ना सिखाया जाता है, वहां सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? तो मित्रों, पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है वाक्य विधि। सबसे पहले हम छात्र को वर्ण पढ़ना सिखाते हैं, वर्ण के बाद पद आता है और पद के बाद क्या आता है भैया? वाक्य होता है। तो ये वाक्य विधि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वाक्य के द्वारा ही वास्तविक पठन कराया जा सकता है। हमारा उद्देश्य केवल वर्ण पढ़ना नहीं, केवल एक एक शब्द को पढ़ना नहीं होता, हमें संपूर्ण वाक्य को पढ़ना सिखाना होता है, और वाक्य के बाद ही वो अनुच्छेद और गद्यांशों को पढ़ना सीख पाता है। तो पठन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? वाक्य विधि सर्वश्रेष्ठ होगी। याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपके बहुत काम आने वाला है ये प्रश्न, ध्यान रखना। क्योंकि चारों जब उसी की हैं तो फिर हम कौन सी छांटेंगे? तो मित्रों, चारों हैं तो वाक्य विधि जो है वो पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाएगी। 27वां प्रश्न, नियम प्रदर्शनेन उदाहरण स्पष्टीकरणम इति सिद्धांत आधारितो विधिरयम वर्तते। बड़ा प्रश्न है, डरना नहीं है, संस्कृत का है। तो क्या हुआ? नियम प्रदर्शनेन, नियम प्रदर्शन के द्वारा, उदाहरण स्पष्टीकरणम, उदाहरणों को स्पष्ट करना, यह सिद्धांत आधारित कौन सी विधि है? कौन सी विधि ऐसी है जो इस सिद्धांत पर आधारित है, जहां नियम दे करके उदाहरण दिए जाते हैं? इसका मतलब ये विधि कौन सी होगी? इसका मतलब ये विधि होगी मित्रों वो जिसमें नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। और नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली विधि कौन सी है? निगमन विधि है। ये सभी विधि किसकी हैं भैया? ये व्याकरण शिक्षण की विधि हैं। सभी किसकी हैं? व्याकरण शिक्षण की विधियां। और व्याकरण शिक्षण में नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली विधि कौन सी है? निगमन है। आगमन उल्टी होती है। आगमन कहां होती है? आगमन में पहले उदाहरण होता है और वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ठीक है, तो नियम के द्वारा उदाहरणों को स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि? निगमन विधि। पर्याय लेखनम विलोम लेखनम इति कीदृशा प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्न है भाई। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि पर्याय मेघ शब्द के दो पर्यायवाची लिखो, ठीक है, ऋजु शब्द का विलोम लिखो। तो ऐसे शब्द कैसे प्रश्न होंगे? प्रत्यस्मरणात्मक, वर्गीकरण प्रश्न, एकांतर अनुक्रिया प्रश्न, या फिर बहुविकल्पात्मक प्रश्न। अगर आपने मूल्यांकन प्रकरण को संस्कृत सानिध्यम पुस्तक से पढ़ा है तो इन प्रश्नों के जवाब आप देखते ही दोगे। एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से वहां पर समझाया हुआ है। देखिए, बहुविकल्पात्मक, बहुविकल्पात्मक का मतलब होता है जहां आपको ए बी सी डी यानी अव सद के रूप में 4 ऑप्शन होते हैं, तो वहां तो ऑप्शन पहले से मौजूद होता है। आपसे पूछा है पर्याय लिखो, यानी ये आपको ऑप्शन में नहीं दे रखे, ये आपको खुद लिखने, इसका मतलब ये विकल्प नहीं हो सकता। एकांतर अनुक्रिया प्रश्न, एकांतर अनुक्रिया प्रश्नों को मित्रों हम सत्य असत्य प्रश्न भी कह देते हैं। कैसे प्रश्न कह देते हैं? सत्य असत्य प्रश्न कह देते हैं। यानी वाक्य दिया हुआ होता है और उसके आंच में लिखा होता है बताओ ये वाक्य सत्य है या असत्य है। आपको उत्तर सामने ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर आता है वर्गीकरण प्रश्न, इनको विभेदात्मक प्रश्न भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? विभेदात्मक प्रश्न भी कह देते हैं। और विभेदात्मक प्रश्नों का मतलब होता है कि जहां 4 शब्द या 3 शब्द एक जैसे दे रखे हैं, एक शब्द अलग है, यानी आपको क्या करना है? असंगत का चयन करना है। विभेदात्मक प्रश्नों में क्या होता है? विभेदात्मक प्रश्नों में मित्रों असंगत का चयन करना होता है।
जैसे अक्सर एक प्रश्न आता है, नदी, लता, रमा और राम। ये वर्गीकरण प्रश्न है। यहां 3 पद जो हैं वो तो स्त्रीलिंग के हैं और ये कैसा है, पुल्लिंग, तो ये असंगत नहीं है, पहला 3। दूसरा, नदी, लता और रमा, ये संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो तीनों ही क्या हैं, पद हैं। इन तीनों की ही पद संज्ञा हुई है, तीनों की पद संज्ञा हुई है, लेकिन राम शब्द जो है वो पद नहीं है, तो इस दृष्टि से भी ये असंगत हो गया। तो वर्गीकरण या विभेदात्मक प्रश्न का मतलब होता है जहां आपको सामने ही दे रखा है या चारों चीजें सामने हैं, आपको असंगत को चुनना है, तो ये तीनों विकल्प नहीं होते। प्रत्यास्मरणात्मक प्रश्न, प्रत्यास्मरणात्मक प्रश्न का मतलब होता है ये प्रश्न मित्रों आपकी स्मृति पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित, स्मृति पर आधारित होते हैं। आंसर तो इनका भी 1 शब्द में 2 शब्द में देना होता है, वस्तुनिष्ठ है ये भी, लेकिन यहां ध्यान रहे कि वो आंसर आपके सामने होगा नहीं, वो उत्तर आपको याद करके रखना है, स्मृति के आधार पर लिखना है। आपसे कहा कि भैया मेघ शब्द के पर्यायवाची लिखो, तो अब मेघ के पर्यायवाची आपको क्या करने हैं, याद करके लिखने। तो याद करना है तो कौन सा प्रश्न होगा, प्रत्यास्मरणात्मक प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें पर्यायवाची से संबंधित या विलोम पदों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने क्लियर हैं। तो मित्रों इस तरीके के प्रश्नों के लिए बिल्कुल तैयार रहना है, परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाते हैं ये। 29वां प्रश्न, अंतिम पड़ाव की तरफ आ रहे हैं 30 का दड़का में। रचना शिक्षणस्य विधि नास्ति, रचना शिक्षण की विधि नहीं है, यानी यहां पर कौन सी विधि ऐसी है जो रचना शिक्षण की विधि नहीं है। चित्र विधि, भाष्य विधि, प्रश्नोत्तर विधि या स्वाध्याय विधि, चारों में से कौन सी विधि ऐसी है जिसको रचना शिक्षण की विधि नहीं कहा जाएगा, बताओ। चित्र विधि है, भाष्य विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है या फिर स्वाध्याय विधि है। रचना शिक्षण, रचना शिक्षण तो समझते हैं ना, जिसके द्वारा लिखित अभिव्यक्ति का विकास कराया जाता है वो रचना शिक्षण होता है। देखो मित्रों, चित्र देकर के रचना कार्य कराया जाता है, चित्र दिया जाता है और चित्र को देकर के कहा जाता है इस पे 5 वाक्य लिखो, 10 वाक्य लिखो, तो यानी चित्र विधि रचना शिक्षण की विधि है। प्रश्नोत्तर के द्वारा भी रचना कार्य कराया जाता है, छात्रों से प्रश्न किए जाते हैं और प्रश्नोत्तर के बाद में उनसे उसी पर कोई विषय लिखने के लिए कह दिया जाता है, तो ये भी है। स्वाध्याय विधि, छात्रों को टॉपिक दे दिया जाता है और उनसे कहा जाता है इस टॉपिक पर स्वयं अध्ययन करते हुए रचना कार्य करेंगे, एक अनुच्छेद लिखेंगे। ये तीनों विधियां रचना शिक्षण की हैं। कौन सी नहीं है, भाष्य विधि नहीं है। भाष्य विधि याद करो, इस भाष्य विधि को ही व्यास विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है, भाष्य विधि को व्यास विधि भी कहा जाता है। और मित्रों ये भाष्य या व्यास विधि जो है वो पद्य शिक्षण की विधि है। किसकी विधि है, पद्य शिक्षण की विधि है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ब, क्योंकि व जो है वो रचना शिक्षण की विधि नहीं है, बल्कि ये तो किसकी विधि है, पद्य शिक्षण की विधि है। तो 29वां प्रश्न आपके सामने था। आइए अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न, आज के मॉडल पेपर, रीट मॉडल पेपर 3rd, तीसरा मॉडल प्रश्न पत्र था, उसका 30वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपके सामने है और आपको बताना है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। यहां आपको दे रखा है एक तरफ शिक्षण और दूसरी तरफ उस शिक्षण का उद्देश्य, बताओ कौन सा उद्देश्य ठीक नहीं है। उच्चारण शिक्षण, मौखिक अभिव्यक्ति, रचना शिक्षण, लिखित अभिव्यक्ति, अनुवाद शिक्षण, द्विभाषा ज्ञानम और कथा शिक्षण, सौंदर्यानुभूति, कौन सा उद्देश्य है जो सही नहीं है, जल्दी से बताइए। उच्चारण शिक्षण मौखिक अभिव्यक्ति होता है क्या, बिल्कुल होता है, क्योंकि उच्चारण के द्वारा छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जाता है। तो उच्चारण शिक्षण का मूल उद्देश्य जो है छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना ही होता है। रचना शिक्षण, रचना शिक्षण में छात्रों से जो काम मौखिक कराया गया था उच्चारण में, वही काम किस में कराया जाता है, लिखित में कराया जाता है। यानी रचना शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य वो है लिखित अभिव्यक्ति। ये ऑप्शन भी सही है।
अनुवाद शिक्षण, अनुवाद तो जानते हैं ना, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देना अनुवाद कहलाता है। यानी अनुवाद के द्वारा भैया दो भाषाओं का ज्ञान कराया जाता है। अनुवाद के द्वारा द्विभाषा, दो भाषाओं का ज्ञान कराना ही क्या है, अनुवाद शिक्षण है। अर्थात ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 2 पे आ जाते हैं। कथा शिक्षण सौंदर्यानुभूति होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। कथा शिक्षण का उद्देश्य होता है मित्रों नीति ज्ञान प्रदान करना। क्या होता है? कथा शिक्षण का उद्देश्य होता है नीति ज्ञान प्रदान करना। आपने अगर कथाएं पढ़ी हैं संस्कृत की तो याद करो, प्रत्येक कथा में एक नैतिक संदेश होता था जिससे छात्रों के नैतिक विकास हो सके। नीति ज्ञान अंत में कुछ ना, चाहे जानवरों की कथाएं थी, श्रृगाल को लेकर के खूब कथाएं बनी है, लेकिन अंत में कोई ना कोई संदेश दी गई है। तो कथा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है मित्रों वो होता है नीति ज्ञान प्रदान करना। तो फिर सौंदर्यानुभूति किसका उद्देश्य है? तो सौंदर्यानुभूति जो है मित्रों वो पद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। किसका होता है? पद्य शिक्षण का होता है, जहां रस अलंकार छंद आदि के द्वारा सौंदर्यानुभूति या रसानुभूति कराई जाती है। तो ये था मित्रों आपका आज का 30 का तड़का, जिसमें आपने रीट के मॉडल प्रश्न पत्र पर आधारित 30 प्रश्नों का अभ्यास किया। इसी तरह अगली क्लास में यानी अगले रविवार को आपके लिए फिर एक मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के आऊंगा। ये मॉडल प्रश्न पत्र आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे पिछले 2 टेस्ट के लिंक, तो आप उनका भी अभ्यास कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ये टेस्ट पहले दे सकते हैं, बाद में वीडियो देख सकते हैं। तो इसी तरीके के अभ्यास के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली क्लास में आपके साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक अभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।